ममता बनर्जी के टीएमसी के सभी बागी सांसदों ने नेशनल सिटीजन पार्टी में विलय कर एनडीए को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। बागी सांसदों का नेतृत्व कर रही काकोली घोष दस्तीदार इसकी जानकारी दी और रविवार शाम को ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपने के बाद इसका उन्होंने ऐलान किया। बहरहाल अब सवाल यह है कि आखिर बागी सांसदों ने नई पार्टी ना बनाकर क्षेत्रीय पार्टी में क्यों विलय किया। अब असली टीएमसी का दावा कौन करेगा? एनसीपीआई जिसमें विलय किया है वो क्या है और उत्तर पूर्व में इसकी भूमिका क्या रही है और विलय के बाद सांसदों ने क्या कुछ कहा है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी या फिर पार्टी की ओर से कोई बयान सामने आया है या नहीं, इन सभी सवालों पर हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्ना और मेरा नाम है श्रेया रतन। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसदों में से 20 बागी सांसदों का गुट त्रिपुरा की बंगाली समर्थक नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी यानी एनसीपीआई में विलय करेगा। बागी गुट की नेता काकोली घोष दस्तीदार ने रविवार शाम को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपने के बाद इसका ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करेंगे। हालांकि स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की जो फोटो सामने आई है उसमें 17 टीएमसी सांसद दिख रहे हैं। अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान, डॉक्टर शर्मिला सरकार, पार्थ भौमिक, आसित कुमार माल, सायोनी घोष, जून मालिया, माला रॉय, शताब्दी रॉय, सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष दस्तीदार, बापी हल्दर, अरूप चक्रवर्ती, जगदीप चंद्र बसुनिया, परसून बनर्जी, यूसुफ पठान, मिताली बाग है जो तस्वीर में नजर आ रहे हैं। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद बागी टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने कहा, स्पीकर के साथ हमारी चर्चा पॉजिटिव रही। बंगाल के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम देश हित में काम करना चाहते हैं। अगर बीजेपी हमसे मदद मांगेगी तो हम मदद करेंगे और जरूरत पड़ने पर हम भी उनसे मदद मांगेंगे। अरूप चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि सायोनी घोष उनके गुट की नेता है और वह भी उनके साथ मौजूद थी। इधर रविवार को बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय की खबर के थोड़ी देर बाद ही कोलकाता में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पर पार्टी की अहम बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद टीएमसी विधायक कुणाल घोष, टीएमसी नेता सबंदे चट्टोपाध्याय और सांसद कल्याण बनर्जी ममता के आवास से बाहर निकलते नजर आए। हालांकि बैठक में किस बात पर चर्चा की गई इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ चुकी है। बहरहाल एनसीपीआई के बारे में अब बात कर लेते हैं जिसमें ये बागी सांसद जाने वाले हैं। दरअसल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया त्रिपुरा की एक रजिस्टर्ड लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है। इसका मुख्य वोट बैंक बंगाली समुदाय है। पार्टी उत्तर पूर्वी राज्यों में बंगाली भाषी नागरिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भी उतर चुकी है। पार्टी 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 सीटों चावमानू, अम्बासा, करमछड़ा और कैलाश शहर पर चुनाव लड़ी थी। उसका प्रदर्शन काफी कमजोर रहा था। पार्टी का नारा उस वक्त था, अपने अधिकार बचाने के लिए दल बदलुओं को नकारे, राजनीतिक हस्तियों नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन करे। चावमानू सीट से एनसीपीआई के उम्मीदवार बरजेदा त्रिपुरा थे जिन्हें 536 वोट मिले थे और वे 5वें स्थान पर रहे थे। बहरहाल अब बताया जा रहा है कि एनसीपीआई अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा बनकर काम करेगी और केंद्र में एनडीए सरकार को पूर्ण समर्थन भी देगी। टीएमसी सांसदों के विलय के बाद पार्टी को त्रिपुरा के अलावा पश्चिम बंगाल और असम सहित आसपास के राज्यों में मजबूती मिलने की अब उम्मीद जताई जा रही है। पार्टी का प्रमुख फोकस इन 3 राज्यों में बंगाली समुदाय के मुद्दों पर रहेगा। अब सवाल यह भी है कि टीएमसी बागियों के आने से एनसीपीआई के समीकरण किस तरीके से बदल जाएंगे। तो बता दें, जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि अब त्रिपुरा और पूर्वोत्तर भारत तक सीमित मानी जाने वाली नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को टीएमसी के 20 बागी सांसदों का समर्थन अब मिल रहा है और बड़ा राजनीतिक बल इससे मिलेगा। जिन सांसदों ने वर्षों तक राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई, उनके इस दल में आने से एनसीपीआई का दायरा और प्रभाव दोनों ही बढ़ जाएगा। अब तक क्षेत्रीय स्तर पर भी पहचान रखने वाली यह पार्टी अचानक राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गई है। संसद में बड़ी संख्या में सांसदों के जुटने से एनसीपीआई की मौजूदगी पहले की तुलना में
कहीं अधिक मजबूत दिखाई देगी। यही वजह है कि राजनीतिक दलों और विश्लेषकों की नजर अब इस बात पर है कि आने वाले दिनों में यह नया राजनीतिक समीकरण किस दिशा में आगे बढ़ता है और संसद के भीतर एनसीपीआई की भूमिका क्या रहती है। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी चल रही है कि तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने दल बदल विरोधी कानून के तहत ही अयोग्य घोषित होने से बचने के लिए एक नई रणनीति अपनाई और बागी गुट के वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय के भी का कहना है कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर नेशनल सिटीजन्स पार्टी में अपना विलय कर लिया है। नियम और संसदीय संविधान के तहत अब कोई गुट पार्टी के 2/3 से अधिक सदस्यों के साथ अलग होता है तो वह पहले ही दिन मूल पार्टी के नाम पर दावा नहीं ठोक सकता। इसी कानूनी प्रक्रिया के तहत बागी गुट ने पहले दूसरी पार्टी में विलय कर कदम उठाया और अब ये आगामी जुलाई महीने में तृणमूल नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पेश करेंगे। यानी कि बागी सांसद अपना दावा पेश करेंगे कि हमें चुनाव चिन्ह टीएमसी का मिलना चाहिए क्योंकि उनके पास 2/3 बहुमत मौजूद है। इसके बाद इस मसले पर अंतिम फैसला अदालत द्वारा किया जाएगा। सुदीप बंदोपाध्याय ने अपने लंबे राजनीतिक सफर का हवाला देते हुए भी कहा कि वह साल 2011 से 2026 तक तृणमूल कांग्रेस के संसदीय नेता रहे और ममता बनर्जी के साथ उनका बहुत पुराना भी साथ रहा। लेकिन उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को लेकर सवाल किया गया, ऐसे में वह और कितना दिन जिएंगे, उनका ये कहना था। एक समय के बाद शरीर को विश्राम की भी जरूरत होती है। इसके अलावा उन्होंने अभिषेक बैनर्जी के दाव पर पलटवार करते हुए कहा कि अभिषेक भले ही खुद को असली टीएमसी कहे और पत्र जारी करे, लेकिन सच्चाई यह है कि मूल टीएमसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब अलग हो चुका है, जिसे देश का कानून और संसदीय संविधान पूरी अनुमति देता है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का खेमा भी इस बगावत के बाद पूरी तरह सक्रिय हो गया है और टीएमसी पर अपना दावा मजबूत बनाए रखने में जुट गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने रविवार को ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक आधिकारिक पत्र भेजकर बागी गुट को किसी भी प्रकार की मान्यता न देने की मांग की है। इसी बीच टीएमसी के वरिष्ठ नेता मदन मिश्रा ने बागी सांसदों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने विश्वासघात और धोखा दिया है। आगे उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने ममता बनर्जी के नेतृत्व और टीएमसी के सिंबल पर चुनाव जीता, लेकिन अब वे अपने वादे से मुकर गए। उन्होंने बागी गुट को चेतावनी देते हुए कहा कि भले ही उनके पास 2/3 बहुमत हो, लेकिन एक नई पार्टी बनाने या मान्यता पाने के लिए अभी कई जटिल कानूनी प्रक्रियाओं से उन्हें गुजरना होगा और यह तो सिर्फ विवाद की शुरुआत है। बहरहाल आपको बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में फूट उनकी हार के 14 दिन के बाद ही शुरू हो गई थी। 4 मई को रिजल्ट आया था और बागी सांसदों ने 18 मई को ही लोकसभा स्पीकर को लेटर भेज दिया था और अलग गुट बनाने की मांग कर दी थी। इस चिट्ठी में यूसुफ पठान, सयोनी घोष, काकोली घोष और शताब्दी रॉय जैसे 19 बड़े नाम शामिल थे और एक बागी सांसद का नाम जो सामने आया वो कल ही शाम यानी कि रविवार शाम को ही सामने आया कि कौन से वो सांसद इस गुट का हिस्सा होंगे। वहीं 8 जून को टीएमसी के लोकसभा के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया था। सांसद और टीएमसी के पूर्व नेता काकोली घोष दस्तीदार ने कहा था कि सांसदों के साइन वाला पत्र लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेज दिया गया है। इसमें अलग संसदीय ब्लॉक के रूप में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की गई है। बता दें कि टीएमसी के पास कुल 28 लोकसभा सांसद थी, जिनमें से 20 अलग हो चुके हैं। अब लोकसभा में ममता के पास सिर्फ 8 सांसद बचे हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो 13 में से केवल 4 सांसदों ने इस्तीफा दिया है, यानी सिर्फ 9 राज्यसभा सांसद बचे हैं। वहीं विधानसभा की बात करें तो टीएमसी ने इस बार के चुनाव में 80 सीटें जीती थी, जिसमें से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। ममता के पास सिर्फ 22 विधायक ही अब बचे हैं। दरअसल 3 जून को टीएमसी में पहली बार बगावत की खबर सामने आई, जिसमें 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकल कर विधायक ऋतुपत बैनर्जी को अपना नेता चुना। विधानसभा स्पीकर रविंद्र बोस भी इस बात को समर्थन देते हुए उन्होंने समर्थन पत्र पर मंजूरी दे दी और विपक्ष घोषित किया जाएगा, उन्होंने ये भी कहा। स्पीकर ने मंजूरी दी। बहरहाल अब कहा जा रहा है कि बागी सांसद संसद भवन के अंदर अलग से जगह मांग रहे हैं और कुछ दिनों में अलग टीएमसी का चुनाव चिन्ह भी मांग सकते हैं। दरअसल नियम भी यही कहता है कि 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में विलय कर
सकते हैं या अलग गुट बनाकर उसकी मान्यता भी मांग सकते हैं। और अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति ही लेते हैं। हालांकि ममता गुट इस पूरे मामले को कोर्ट में चुनौती दे सकती हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे यार नाउ। मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,